भारत यूएस के बीच अटकी ट्रेड डील पर बात बनती हुई नजर आ रही। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से इसे लेकर पॉजिटिव संकेत दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताते हुए ट्रेड डील के सफल होने की बात कही। तो उनकी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंडिया यूएस डील पर जल्द बात पूरी होने की उम्मीद जताई। प्रवीण सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का फोन उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस बात को लेके जब हमने इसी शनिवार को जब एक चर्चा की थी मनी सेंट्रल में ही सर, मनी सेंट्रल में एक चर्चा की थी, जिसमें उस वक्त जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने त्वरित रेसिप्रोकेट किया था और ये कहा था कि जो राष्ट्रपति ट्रंप के भाव हैं उनके साथ मैं एग्री करता हूँ। उसके बाद की अगली कड़ी की और हमने इस बात का जिक्र किया था तब कि अब अगला पड़ाव इसका ये होगा कि दोनों देश के नेताओं के बीच में एक फ़ोन कॉल पे बातचीत होगी और उसके बाद एक मुलाकात भी मुमकिन है। अब चीज़ें कुछ कुछ उसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में एक सीधी बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के नेताओं के बीच के जो बयान आए हैं वो ये साफ तौर पे जाहिर करते हैं। जी सर। अब देखिए, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा या रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा। पहली बात, जो खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि ट्रेड डील को लेके अब बातचीत और आगे बढ़ेगी। इस पूरे आप देखें पिछले लगभग 1.5-2 महीने से ट्रेड को लेके पूरी की पूरी चर्चा एकदम से ठंडे बस्ते में चली गई। अगस्त के आखिर में एक दौरा होना था अमेरिकी टीम का, भारत का 25 अगस्त को दौरा होना था। वो दौरा रद्द किया गया। रिलेशंस ऐसा लगा कि बिल्कुल नीचे रसातल में एक तरह से चले गए हैं। चीन के पाले में जाने की बात कही राष्ट्रपति ट्रंप ने और उसके बाद अब फिर एक बार से रिवाइव होते हुए दोनों देशों के संबंध दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल रियलिटी है उसको कम से कम उसका आभास अब शायद जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप को हो रहा है। भारत को किस चीज़ का फ़ायदा हुआ? भारत को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि पिछले 3-4 महीने में भारत ने बिल्कुल एक शांतिपूर्ण तरीके का पूरे मामले व्यवहार रखा। किसी तरीके का एग्रेशन नहीं, किसी तरीके के ऐसे बयान नहीं जिस तरह के बयान हमने पीटर नवारो या जो स्कॉट बेसेंट के या उनके दूसरे जो लटनिक हैं, होवार्ड लटनिक हैं, उनके बयान देखे। अमेरिकी प्रशासन के बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। भारत की तरफ से कोई भी गैर जिम्मेदाराना या एक तरह से कहें कि हम आक्रामकता वाला बयान, ना प्रधानमंत्री ने तो कोई बयान दिया ही नहीं, किसी भी मंत्री के लेवल से भी इस तरह के बयान नहीं आए। लेकिन सर, जनमानस में तो ये बात उमड़ रही है प्रवीण सर कि जिस तरह से राजा कुछ कह रहा है और सेनापति का बयान जो है ठीक उलट आ रहा है, तो इसको कैसे देखा जाए? ट्रंप साहब का बयान है कि इट्स प्रो इंडिया और पीटर नवारो और तमाम जितने भी आप अधिकारियों के नाम ले रहे हैं वो तो बहुत गंदा आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, आरोप लगा रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो बैलेंसिंग करने की कोशिश, हाँ, कैरेट इन वन हैंड एंड स्टिक इन अनदर हैंड वाला जो एक जो कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ से आप साथ आए, दूसरी तरफ से आप कोशिश करें कि आर्म ट्विस्टिंग की जा सके, उस तरह की कोशिश है। लेकिन भारत असल में इस पूरे जो मसला है ट्रेड का या रशियन ऑयल के इंपोर्ट का, उस पे भारत पीछे हटने को राजी है नहीं जी। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत रूस का तेल खरीदता रहेगा जी, साल। जी, तो जी। भारत अपने, और दूसरी चीज़ ये है कि भारत ने किसी भी स्तर पर ये आश्वासन अमेरिका को नहीं दिया है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार इस बात को दोहराते रहे 1.5-2 महीने पहले कि भारत बड़ी रियायतें देने को तैयार है फार्म पे और बाकी डेयरी सेक्टर में। बिल्कुल अपने टैरिफ को कम करने के लिए भारत एकदम तैयार हो गया है और हम बहुत जल्दी एक डील कर लेंगे जी। लेकिन भारत की तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि हमने किसी प्रोडक्ट पे 0 टैरिफ का ऐलान नहीं किया है। आज भी भारत का स्टैंड वही है। ऐसे में अगर देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे खेल और सबसे बड़ा पेच यही है कि फार्म सेक्टर को लेकर और भारत सरकार में भी या प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अमेरिका के साथ एक ऐसी डील करना जिसमें भारतीय किसानों और डेयरी जो फार्मर्स हैं उनके हित सुरक्षित बने रहें। क्योंकि एक चीज़ इधर की उधर हुई और आप समझिए कि डोमेस्टिक लेवल पे जो विरोध है वो भी बहुत तेज़ी से उभरता हुआ दिखाई देगा। सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार फार्म सेक्टर को किसी भी तरह खोलने का फैसला लेती है या नहीं।
तो सरकार भी बिल्कुल सतर्क है, चौकन्नी है, और मुझे लगता नहीं है कि फार्म सेक्टर पे या डेयरी सेक्टर पे किसी भी तरह की रियायत के लिए मोदी सरकार तैयार है बेचारा। जी अब सर, चूंकि 85,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट है वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है इस डील की वजह से, और लगातार मैं सर इस पूरे क्रोनोलॉजी को भी आपसे समझने की कोशिश करता हूं। बेसिकली मैं आईआर पॉइंट ऑफ व्यू से और डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। देखिए 5 सितंबर को एससीओ में समिट थी, वहाँ 3 जो थे राष्ट्राध्यक्ष, उनका फोटो वायरल हुआ और उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया कि लगता है कि हम लोगों ने इनको खो दिया चीन के हाथों से। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद 6 सितंबर को इनका बयान आता है, वो फिर यू टर्न लेते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहा हूं। उसके बाद आज 10 तारीख है सर, ये स्टेटमेंट देना, ये क्या बतलाता है सर? इनको किस बात की डर है कि फिर वो भारत के साथ आना चाहते हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ा डर ये है कि भारत साउथ एशिया में अमेरिका का एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उभरता हुआ दिखता रहा। पिछले 25 साल में दोनों देशों ने एक बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से इन संबंधों को इस मुकाम तक पहुंचाया। अलग अलग राष्ट्रपति आए, अलग अलग प्रधानमंत्री भारत में, मनमोहन सिंह रहे, वाजपेयी जी रहे, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की 10 साल से सरकार है जी। इन सभी पूरे पीरियड में कभी भी भारत और अमेरिका के संबंधों को नीचे जाते हुए नहीं देखा। लगातार उनमें विस्तार हुआ, गंभीर गहरे संबंध होते हुए दिखे। जी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि 25 साल के संबंधों की जो पूरी कहानी थी उसमें एक तरह से पानी फिरता हुआ दिखाई दिया। तो मोटे तौर पे अमेरिका ये किसी कीमत पे नहीं चाहेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा इस वक्त अगर अमेरिका को कोई चैलेंज कर रहा है, अमेरिका की हेजेमनी को कोई चैलेंज कर रहा है, अमेरिकन डॉलर को अगर कोई चैलेंज कर रहा है, तो वो है चीन। जी। और अमेरिका किसी कीमत पे ये नहीं चाहेगा कि चीन के हाथों दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन एक साथ मिलकर काम करें। ये अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए सबसे बड़ा ब्लो होगा, सबसे बड़ा झटका होगा। जी। तो अमेरिका किसी भी हालत में इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसीलिए उसको लगता है कि जितने संबंध तैयार किए गए वो पूरा का पूरा अब उस पर पानी हो सकता है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप को अब किसी ने सही सलाह दी होगी कि आप इन चीज़ों को रीसेट करने की कोशिश करें। जी। जी। और उसी कड़ी में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सर ये तो हो गई गुडी गुडी बात। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हायर एक्ट 2025 की। कहा जा रहा है कि ये अमेरिका का एक नया कानून है और इससे सबसे ज़्यादा जो खतरा है सर वो भारतीय आईटी कंपनियों को लेकर है। पूरा मामला क्या है सर? एक नया लॉ, क्या प्राइवेट बिल था? न्यूज़ रूम में हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे आपसे, पूरी बात को आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए ये 30 लाख करोड़ की जो भारत की आईटी इंडस्ट्री है उसके लिए एक ये बहुत बड़ा खतरा है, और ये एक दूसरी चुनौती है जिसका सामना आईटी सेक्टर कर रहा है। एक चुनौती आपके सामने एआई की थी और दूसरी चुनौती टैरिफ। एआई की अगर हम चुनौती की बात करें तो उसका बड़ा हिस्सा था जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके तरफ, कंपनियों के लिए फिर भी एक तरह से वो ठीक है। दूसरा जो चुनौती आई है वो हायर एक्ट के लिए आई है, की तरफ से आई है। एक प्राइवेट मेंबर बिल है ये, जिसको अमेरिकन उसमें पेश किया जाना है। अगर ये लागू होता है तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस बिल में ये कहा गया है कि जो इसका अमेरिकी कंपनियां जो हैं, हाँ, अगर वो विदेशी कंपनियों की मदद लेती हैं, बिल्कुल सर्विसेज लेती हैं, तो उन पे 25% टैक्स लगेगा। बिल्कुल। अब चूंकि मेरे पास कुछ आंकड़ा है सर, अगर आईटी सेक्टर का अगर कुल सालाना रेवेन्यू देखें, मैं भारतीय आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूं सर, तो वो 254 बिलियन के आसपास है। और भारतीय आईटी कंपनियों की 50 से 60% जो इनकम है सर वो अमेरिका से आती है। और अगर भारतीय आईटी सेक्टर की मैं बात करूं सर, तो करीब 54 लाख लोग जो है यहाँ नौकरी करते हैं। तो समस्या बहुत बड़ी है सर। अगर यहाँ पे अगर शुरू हो गया वो लॉ की वजह से अगर दिक्कत, तो फिर तो नहीं, बिल्कुल। देखिए ये हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हायर एक्ट ये है। इसमें जो बात आप बता रहे हैं कि एक्साइज टैक्स लगेगा, जो पेमेंट यूएस कंपनियां किसी अपने फॉरेन पर्सन या पार्टनर को करती हैं उनकी सर्विसेज लेने के लिए, ऐसी सर्विसेज जिनसे यूएस सिटीजन्स को फ़ायदा होता है। अब सर्विस कौन ले रहा है? सर्विस ले रही हैं अमेरिकन कंपनियां, चाहे अमेरिकन हेल्थ केयर कंपनियां हो, चाहे अमेरिकन आईटी कंपनियां हो, जो अपना काम आउटसोर्स कर रही हैं। तो एक बात समझिए कि भारतीय कंपनियों को झटका लगेगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन इसका असर और कहाँ पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा दरअसल अमेरिकन कंपनियों पे। जो आप आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या दुनिया के दूसरे मुल्क उस आउटसोर्सिंग का ठेका उठाने के लिए कैपेबल हैं? क्या दुनिया के दूसरे मुल्कों में इतने ट्रेंड आईटी इंजीनियर हैं जिन्हें आप अपना आउटसोर्स कर सकें? प्लस
ये इस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं है कि ये भारत पर ही लगेगा। ओके। जहां आप देंगे उन पे लगेगा, अक्रॉस ग्लोब। अक्रॉस ग्लोब लगेगा। तो अब मान लीजिए इन्फोसिस को जिस चीज़ में महारत है, आप उसके लिए स्किल्ड वर्कफोर्स कहाँ से लेके आएंगे? क्या अमेरिका में आईटी सेक्टर के लिए इतना स्किल्ड वर्कफोर्स है जो उनको जो आउटसोर्स सर्विस वो इन्फोसिस या ऐसी कंपनी को देते हैं वो वहाँ की किसी कंपनी को दे सकें या लोगों को दे सकें? क्या इतने लोग हैं? फिर क्या जो ह्यूमन जो रिसोर्स की कॉस्ट है, क्या वो अमेरिकन कंपनियों की नहीं बढ़ेगी? ये भी तो एक मसला है भाई। अमेरिकन आईटी कंपनियां भारतीय आईटी कंपनियों को आउटसोर्स क्यों करती हैं? जी, उसकी cheap labor। सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको वर्कफोर्स पे आपको फायदा होता है। अब इंडियन कंपनियों के अगर मार्जिन कम होंगे तो दूसरा तरीका उसका ये है कि ये जो कॉस्ट में बड़ा इजाफा होगा उसको अपने क्लाइंट्स को पास ऑन कर देंगे। तो अल्टीमेटली इसका वजन कहाँ पड़ेगा? क्योंकि आपको अपने जो क्लाइंट्स हैं, आम यूजर जो आपका सर्विसेज को यूज कर रहा है, आपको उसके लिए वो सर्विस चाहिए। तो अल्टीमेटली इसका बोझ जो है वो अमेरिकन कंपनियों पे पड़ सकता है, ऐसा तमाम एनालिस्ट कह रहे हैं। जी जी। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य की मैं बात कर रहा हूँ सर। बिल्कुल। अगर मान लीजिए यहाँ के आईटी सेक्टर पर अगर मार पड़ती हुई नजर आएगी तो उसके बाद तो सर मुझे लगता है कि रियलिटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, हाउसिंग डिमांड जो है, ये सब कोलैप्स होने के नौबत देखिए, पे आ अब जाएगी। इसमें बड़ी बात यह है कि इस कानून का पास होना बहुत मुश्किल है। ओके। हाँ, इस कानून का पास होना मुश्किल है। अगर पास होता है तो ये वाकई एक बड़ा झटका होगा, और इसको अगर आप कंबाइन कर लेंगे एआई के साथ, तो जो इंडियन आईटी एम्प्लॉयज़ के सामने एक जो समस्या खड़ी हुई है इस वक्त, वो एक समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। और अगर आप सौरभ मुखर्जिया या ऐसे कुछ और जो जानकार हैं उनकी अगर आप बात को देखें सुने, तो उनका कहना है कि चाहे हैदराबाद हो चाहे बेंगलोर हो, IT hubs। इस तरह के जो आईटी हब हैं वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट होते हुए अब नज़र आ रहे हैं। जो घर खरीदा है, जो हाउस होल्ड के सामान खरीदे हैं, वहाँ पे अब लोग अपनी किस्तें भरने में मुश्किल फर्स्ट चेक पा रहे हैं। बाउंस। और उसमें आप ओरेकल को देख लीजिए, चाहे उसमें आप टीसीएस को देख लीजिए, एक जो ले ऑफ की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है वो एक बहुत खतरनाक इस वक्त का ट्रेंड है।